हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। लास्ट के लेक्चर्स में अभी तक हमने केवल ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीखा था, जिसमें हमने देखा कि दो मासेस के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, और इस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। अब ये जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज़ है। चलिए, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो मान लिया हमने कि ये है एक मास m1 और ये है एक मास m2, और मान लिया कि ये दोनों एक दूसरे से कुछ r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। दोनों ही पॉइंट मासेस m1 m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, जिसका मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर था। और हमने देखा कि ये दोनों ही जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं उसका नेचर क्या है, अट्रैक्टिव नेचर है। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा सोचने वाली बात कि m1 ने m2 पर फोर्स लगाया और m2 ने m1 पर जो फोर्स लगाया, इस फोर्स लगाने में m1 और m2 के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर मुझे एक फोर्स लगाना है, तो इस पर फोर्स लगाने के लिए मुझे इसे टच करना पड़ेगा, इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या हुआ कि m1 और m2 दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। यानी एक बात तो समझ में आती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो मासेस के बीच तब भी एक्ट करेगा जब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो। तो यहां पर सोचने वाली बात कि विदाउट एनी कांटेक्ट बिटवीन दीज टू मासेस, ये दोनों मास एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगा रहे हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट आया वो यहीं से आया कि ग्रेविटेशनल फील्ड वो एक फैक्टर है, वो एक रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों मासेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट माना गया, ऐसा कहा गया कि अगर हम किसी एक मास m को कंसीडर करें, मान लिया हमने कहा एक मास m, तो ये कहा गया कि कोई भी मास अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, जिसे कि हम इन लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है, जिसे कि हम इन लाइंस के थ्रू ऐसे शो कर रहे हैं, ये इस तरह से। ठीक है ना। और ये जो लाइंस हैं जिन्हें कि हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ऐसा कॉन्सेप्ट कहा गया कि इन ग्रेविटेशनल फील्ड के एक दूसरे से इंटरेक्शन के कारण ही दो मासेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हमने कहा कि ये मास m1 का फील्ड हो गया ऐसे, और ऐसे ही मान लिया जाए कि ये मास m2 और इस मास m2 का भी अपना कोई एक फील्ड है इस तरह से। ये मास m2 का अपना एक फील्ड इस तरह से, ये हो गया हमारा मास m2। तो मतलब मास m1 का अपना फील्ड, मास m2 का अपना फील्ड। अब जब ये दोनों मासेस एक दूसरे के पास में आएंगे, ठीक है ना, तो इनके ये जो फील्ड्स हैं, देखिए ये फील्ड है मास m1 का, ये फील्ड है मास m2 का। तो इन दोनों मासेस के ये फील्ड आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, इस तरह से। देखिए ये हो गया फील्ड m2 का, ये हो गया m1 का, और जब ये आपस में आएंगे तो ये कुछ न कुछ आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरैक्शन। मतलब फील्ड लाइंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी। तो जब ये दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो इन्हीं फील्ड लाइंस के कारण यहाँ पर फोर्स जनरेट होगा। तो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यही जो लाइंस हमने शो करी हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। क्लियर है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना, हमने एक कॉन्सेप्ट तो बनाया कि ग्रेविटेशनल फील्ड जैसी कोई चीज है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे किया जाए, मैथमेटिकली। तो जैसे फोर्स बिटवीन टू मासेस को डिफाइन किया गया, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड किसी मास का, उसको भी एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया। क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया समझते हैं, और फिर उसके बाद थ्योरेटिकली हम इसे नोट करेंगे। तो देखिए, ऐसा कहा गया
कि अगर हम एक मास कंसीडर करें m, यानी कि हमने एक मास कंसीडर करा m, क्लियर है? इस मास m के पास अगर हम एक दूसरा मास, वेरी स्मॉल मास m लेकर आए, अब ये हमने क्या कहा, बहुत ही स्मॉल मास है। क्यों है, इसके रीजन को अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ऐसे समझें, ये एक मास m और इस मास कैपिटल M के फील्ड के बारे में हमें पता करना है। तो क्या कहा गया कि इस कैपिटल मास M के पास हम एक स्मॉल मास, पॉइंट मास m लेकर आए। अब अगर मान लिया जाए कि ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर हैं, ठीक है ना, तो इनके बीच जो फोर्स एक्ट करा, मान लिया वो फोर्स इनके बीच एक्ट करा F, यानी F क्या चीज है, फोर्स बिटवीन द मासेस। ये F क्या चीज है, फोर्स बिटवीन द मासेस। तो इनके बीच जो फोर्स एक्ट किया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को जो डिफाइन किया गया इस मास m से r दूरी पर, तो क्या डिफाइन किया गया, E, और ऐसे सबस्क्रिप्ट में लिखा हमने G, यानी E रिप्रेजेंट करता है फील्ड और G क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसे क्या डिफाइन किया गया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मास कैपिटल M, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मास कैपिटल M। तो कैपिटल M ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, F, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, और इस मास को हम नाम देते हैं टेस्ट मास। इसे हम क्या नाम देते हैं, टेस्ट मास। तो ध्यान से देखें क्या डिफाइन किया गया, फिर से सुने कि द ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको आप चाहें तो लिख भी लें कि द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास m, द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास m एट अ पॉइंट डिस्टेंस r, at a point at a distance r is the force experienced by mass m, is the force experienced by mass m per unit test mass, per unit test mass। इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट मास। यानी कि ये इस तरह से मैथमेटिकली किसी भी मास के कारण r दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करने का एक तरीका निकाला गया, ठीक। तो यहां पर कैपिटल M क्या चीज है, वो मास जिसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड पता करना है। स्मॉल m क्या चीज है, इसे हमने कहा टेस्ट मास। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है स्मॉल मास m, जिसको कि हम टेस्ट मास कह रहे हैं, ठीक। क्या है देखें, देखिए m क्या चीज है, द mass due to which field has to be calculated। और स्मॉल m क्या चीज है, इसे हम बोलते हैं टेस्ट मास। स्मॉल m क्या चीज है, इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट मास। और ये टेस्ट मास यानी m टेंड्स टू जीरो, m टेंड्स टू जीरो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो टेस्ट मास m का मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, ये बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, ठीक। अब जरा ये टेस्ट मास पे बात करते हैं कि स्मॉल क्यों होना चाहिए। देखिए अभी हमने यहां पर क्या बात करी कि कोई भी मास कंसीडर करें तो उस मास के चारों तरफ उस मास के कारण खुद का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड किसके कारण, कैपिटल मास m के कारण, क्लियर। तो यानी इसके कारण r दूरी पर, मान लिया इस पॉइंट को P कहे, तो पॉइंट P पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड पता करना है इसके कारण। लेकिन वो फील्ड पता करने के लिए हमने हेल्प किसकी ली, इस स्मॉल मास m की हेल्प ली, क्लियर। अब आप खुद से सोचें कि हमने कैपिटल M की फील्ड पता करने के लिए स्मॉल मास m की हेल्प ली, यानी पॉइंट P पर कैपिटल मास m का तो फील्ड होगा ही होगा, साथ ही साथ इस स्मॉल मास m का भी फील्ड हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो अब आप सोचें कि यहां पॉइंट P पर अगर आपसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल फील्ड किसके कारण है,
तो आप कहेंगे कि कैपिटल मास m और स्मॉल मास m दोनों के कारण, लेकिन हमें किसके कारण पता करना है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मास m के कारण। यानी कि अगर हमें इस स्मॉल मास m की हेल्प लेनी है तो हम इसका मैग्नीट्यूड इतना स्मॉल रखें कि इसके कारण पॉइंट P पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड हो वो क्या हो? वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट कि हम उसे नेग्लेक्ट कर सकें। तो आप सोचें कि अगर इस स्मॉल मास m के कारण पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्मॉल है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो बताएं पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ और सिर्फ किसके कारण बचा है? m के कारण, जो कि यहां हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी रीजन से चूंकि इस मास की हेल्प ली जाती है फील्ड कैलकुलेट करने में, तो हमने क्या कहा? इसे टेस्ट मास। और इस मास का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल, दैट इज टेंड्स टू 0 होना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो हमने ये पता कर लिया ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड अपने आप में एक नई फिजिकल क्वांटिटी, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है या तो वेक्टर होती है या फिर स्केलर होती है। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन किया गया, यानी E, ग्रेविटेशनल फील्ड E, ठीक है ना, ये कैसी क्वांटिटी डिफाइन करी गई? वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी डिफाइन करी गई? वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अब यहां पर हमें इसे वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे क्या लगा दें? एरो। और F फोर्स अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी, तो इसीलिए हमने यहां भी इसको एरो लगा दिया। और मास m क्या चीज है? तो मास m आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, आप इसे लिख भी लें कि ग्रेविटेशनल फील्ड E is a vector quantity. Gravitational field E is a vector quantity, and its direction is same as the direction of force experienced by the mass capital M. Experienced by the mass capital M. मतलब देखिए, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि मास m का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। मास m का ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसके लिए हमें f पता होना चाहिए। तो मान लिया हमने कहा कि f वो फोर्स है, ठीक। तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कहेंगे? F अपॉन m। अब डायरेक्शन की बात करें तो हमने क्या कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो इस फोर्स की डायरेक्शन है। तो जरा सोचें, इस कैपिटल M पर इस टेस्ट मास के कारण जो फोर्स लगा वो चूंकि अट्रैक्शन का फोर्स है, यानी उसकी डायरेक्शन ये है F। तो अभी अभी हमने जो सीखा उसके हिसाब से ग्रेविटेशनल फील्ड का भी डायरेक्शन वही होगा जो कि इसका डायरेक्शन है फोर्स का, यानी कि यही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन किसका हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ये देखिए, क्लियर। अब अगर आपसे कहा जाए, देखिए हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पता किया कि स्केलर है या वेक्टर है, भाई ठीक है, और डायरेक्शन वगैरह डिस्कस कर लिया। अब ऐसे ही कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसकी यूनिट की बात की जाती है, क्लियर। तो यूनिट की बात अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? यूनिट। तो देखिए E इज इक्वल टू F अपॉन M, तो जो E का यूनिट होगा वो F और M दोनों पर डिपेंड करेगा। तो F का यूनिट कितना होता है? न्यूटन। F का यूनिट कितना है? न्यूटन पर, और ये मास M, यानी क्या हो जाएगा? न्यूटन पर किलोग्राम। देखिए यूनिट कितना हो जाएगा? न्यूटन पर किलोग्राम। हाँ, कहीं कहीं आप ऐसा भी देखेंगे कि न्यूटन को क्या बोलते हैं? सोचिए, फोर्स का यूनिट है ना न्यूटन, तो फोर्स को हम न्यूटन तो बोलते ही बोलते हैं, साथ ही फोर्स की और यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह हम क्या रख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर देखिए तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एक यूनिट कहीं कहीं ऐसा भी लिखते हैं, क्या? कहीं कहीं ऐसी भी यूनिट लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए हमने न्यूटन को कितना रख दिया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, क्या बचा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो यूनिट आई है देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट आई है। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और अगर आपने जरा भी ध्यान दें तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? एक्सेलरेशन की। किसकी यूनिट है ये? एक्सेलरेशन की। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, जहां हम आगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में ऐसा देखेंगे कि बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इट इज इक्विवेलेंट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो बात की बात है। फिलहाल ये यूनिट हो गया। ऐसे अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन, अब आप खुद से देखें, फोर्स का डायमेंशन अपॉन मास का डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? mlt-2। याद होना चाहिए फोर्स का डायमेंशन कितना? mlt-2 और इसका डायमेंशन m, यानी कि फाइनली इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? lt-2। इसका डायमेंशन कितना आ गया? lt-2। तो ये इतना डिस्कशन है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू एनी मास। तो आप इसे स्क्रीन को पॉज करें, नोट करें और आगे हम इस लेक्चर में बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हेडिंग डालें कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। हेडिंग डालना है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। चलिए, कहने का मतलब कि मान लिया ये एक पॉइंट मास है जिसे हमने कहा कैपिटल M। तो ये क्या है? M, पॉइंट मास। ठीक है, पॉइंट मास हो गया। अब आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट मास से r दूरी पर एक पॉइंट है P। ठीक है ना, ये कोई है पॉइंट P। तो आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना, एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉइंट मास। यानी कि इस पॉइंट मास के कारण आपको P पर क्या पता करना है? ग्रेविटेशनल फील्ड पता करना है। तो सिंपल जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा, हम क्या कहें कि यहां पे हम एक दूसरा टेस्ट मास रख दें, स्मॉल m। क्या रख दें हम यहां पे? टेस्ट मास स्मॉल m। और याद रखें कि m टेंड्स टू 0, रीजन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इस पॉइंट P पर कैपिटल M के कारण जो फील्ड है वो क्या डिफाइन किया गया कि E, या अभी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात बाद में कर लेंगे। E इज इक्वल टू, यानी इसके कारण यहां पर मान लीजिए पॉइंट P को भी यहां दिखा दे रहे हैं कि हम पॉइंट P पर पता कर रहे हैं। तो क्या कहा गया कि यहां पर टेस्ट मास के कारण इस पर लगने वाला फोर्स, तो F, ठीक है ना, पर यूनिट टेस्ट मास। यही तो अभी हमने सीखा। तो चलिए बताइए इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा? तो बताएं इस पर फोर्स कितना लगेगा? तो इस पर फोर्स लगेगा Gm अपॉन r स्क्वायर। देखिए ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ये हमने लिख लिया, इनटू और ये क्या रहा आपका? m। ये एज इट इज m पर यूनिट टेस्ट मास, ये आ गया। तो ध्यान से देखिए ये m और ये m एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड बचा E, कितना हो गया ये? तो ध्यान से देखें Gm अपॉन r स्क्वायर, Gm अपॉन r स्क्वायर, ये रहा। यानी ये क्या फॉर्मूला है? किसके कारण? किसी पॉइंट मास के कारण r दूरी पर अगर कोई पॉइंट P हो तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। अच्छा, अब अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो देखिए डायरेक्शन अभी हमने क्या सीखा कि डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड का वही है जो फोर्स का डायरेक्शन।
तो सोचिए इस मास m पर इस टेस्ट मास के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन तो ये है, ऐसे, ये ऐसे, तो यही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो यही डायरेक्शन किसकी हो गई? ग्रेविटेशनल फील्ड की। यानी पॉइंट P पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा जाए किधर की तरफ है तो हम बोलेंगे ऐसे, इधर की तरफ, ये। यानी कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड का पॉइंट P पर डायरेक्शन, और यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है तो वो ये रहा। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या था हमारा? किसी पॉइंट मास के कारण किसी पॉइंट P पर, वो अगर r दूरी पर है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना होगा। क्लियर है? आप स्क्रीन पॉज करें, नोट करें, और फिर कोई और क्वेश्चंस भी हम देखते हैं इस पर। चलें, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलें देखते हैं, तब तक हम कोई दूसरा क्वेश्चन यहां पर बना देते हैं। चलिए, अब जैसे हमने कहा कि ये एक पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास के कारण पता कर लिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो मास हो वो एक पॉइंट हो। मास डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, उसका कोई लेंथ हो सकता है, विड्थ हो सकता है, कुछ भी। तो एक ऐसा ही बेसिक क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट due to an uniform rod of length L and mass M। ऐसे कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक ये रॉड है, ऐसे यूनिफॉर्म शेप का रॉड, ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने चाहिए। ये एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका लेंथ है L और मास है M। क्लियर? यहां से रॉड के इस पॉइंट से, मान लिया यहां से हमने कहा कि R दूरी पर, यहां से R दूरी पर एक पॉइंट है P, तो आपको वही बताना है कि उस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आप ये सोचें कि इसके कारण वहां पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हम लिख दें Gm/r², तो वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर जो मास है वो पॉइंट है, यानी कि पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पे रखा हुआ है, लेकिन यहां जो मास है स्मॉल m वो किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो बेसिकली मास m यहां से लेकर के यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कुछ मास यहां पर है, कुछ मास यहां, इस तरह से मास अलग अलग जगह पे। तो जब सारे मासेस अलग अलग जगह पर हैं तो उन सारे मासेस की पॉइंट P से डिस्टेंस r नहीं है, बल्कि वो क्या है? अलग अलग है। जैसे अगर कोई मास यहां पे है तो उसकी डिस्टेंस P से कितनी है? r, लेकिन अगर कोई मास यहां पे है तो उसकी डिस्टेंस P से कितनी है? r प्लस l। ये वेरिएशन, यानी कि जब भी हम अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम लेंगे हेल्प मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो आप सब स्क्रीन पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर हम इसे डिस्कशन करते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो देखिए हमने क्या कहा कि एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं हम, मास का, ये ऐसे, ये एलिमेंट, ठीक है ना। ये एलिमेंट की थिकनेस हमने कह दी dx, ये एलिमेंट की थिकनेस हमने कह दी कितनी? dx। तो हमने ये कहा कि dx टेंड्स टू 0। तो dx टेंड्स टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इतना स्मॉल है कि हम इसे एज अ पॉइंट मास मान सकते हैं। मतलब dx टेंड्स टू 0 कहने का मतलब क्या है कि वी कैन कंसिडर dx as point mass।
वी कैन कंसिडर dx एज पॉइंट मास। तो अगर इस dx एलिमेंट का मास मान ले हमने कितना कहा dm, चूंकि एक स्मॉल मास है तो हमने इसे क्या कह दिया dm। अब ये चीजें कैलकुलस की हैं, इंटीग्रेशन की हैं, आपको ऑलरेडी समझ में आता होगा कि dx और dm क्या है, क्योंकि आपने अभी तक जितनी भी फिजिक्स पढ़ी उसमें इस तरह की चीजें बहुत यूज की होंगी। ठीक, तो हमने कहा कि ये रहा एक एलिमेंट dx और इस एलिमेंट dx का मास कितना है dm। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस एलिमेंट dx के कारण पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, तो हमने क्या कहा कि ये एलिमेंट dx बहुत स्मॉल और हम इसे पॉइंट मास की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम इसे पॉइंट मास मान लें तो पॉइंट मास के कारण यहां पर, ठीक है ना, अच्छा ये डिस्टेंस देखिए हमने लिखना भूल गया, यहां पर ये डिस्टेंस कितनी है x। तो देखें इसके कारण यहां पर मान लिया तो जो फील्ड है वो DE क्यों लिखा हमने, क्योंकि E इस पूरे रॉड के कारण फील्ड होगा। तो अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट के कारण फील्ड बोले तो वो फील्ड भी क्या होगा, एक स्मॉल, तो इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया DE। तो इस पॉइंट मास के कारण पॉइंट P पर फील्ड, तो क्या लिखेंगे G, और इसका मास मान लिया हमने कितना कहा dm, तो G dm, तो gm अपॉन एक्स स्क्वायर, तो G dm अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया हमने। यानी ये एक्सप्रेशन किसका है, इस पॉइंट मास के कारण इस पॉइंट P पर। लेकिन हमें dm की वैल्यू अभी नहीं पता, तो चलिए dm की वैल्यू पता करते हैं क्या है। देखें ये dx, आप ऐसे समझें, इस पूरे रॉड का मास कितना है m और पूरे रॉड का लेंथ कितना है l। ठीक है, तो रॉड का पर यूनिट लेंथ मास कितना है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस रॉड का पर यूनिट लेंथ मास कितना है, तो आप क्या कहेंगे m अपॉन l। तो सोचिए पर यूनिट लेंथ मास कितना हो गया m अपॉन l, और ये लेंथ कितना है ये dx। तो अगर आप थोड़ी सी भी मैथमेटिक्स समझें तो dm की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, कितने लेंथ के कारण मास, तो लेंथ कितना है dx, तो m/l dx, ये रहा dm की वैल्यू। क्लियर, तो ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर दें तो de इक्वल्स कितना आ जाएगा, तो de इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, तो देखिए g और dm की वैल्यू कितनी है m/l dx, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो देखिए ये एक स्मॉल एलिमेंट के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड का हमारा एक्सप्रेशन बन गया। तो ये जो है एक स्मॉल एलिमेंट के कारण है, तो अगर हमें पूरे रॉड के कारण फील्ड पता करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो चलिए देखते हैं इधर इंटीग्रेशन, तो क्या हो गया DE इज इक्वल टू GM अपॉन L, और ये है आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन करना है तो देखिए gm अपॉन l कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसे अलग से बाहर लिख लिया है ऐसे। देखिए तो देखिए x कहां से कहां वेरी करेगा, यहां से लेकर यहां, तो यानी कि ये वैल्यू कहां से कहां जा रही है, r से लेकर r प्लस l, तो ये कितना हो गया r और ये कितना हो गया r प्लस l। आई होप कि आपको लिमिट्स रखने आती होंगी, ये हो गया। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो देखिए एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर -2, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, तो याद करें एक्स टू दी पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। तो इस हिसाब से x टू दी पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, x टू दी पावर -2+1 अपॉन -2+1, यानी -1/x। ये बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, इसलिए ओरल डिस्कस किया है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, देखें GM अपॉन L, और ये इंटीग्रेशन अगर हम करें तो आएगा -1/x, और लिमिट r से r प्लस l तक। क्लियर। अब इसमें एक चीज कि अगर हम लिमिट्स को चेंज करते हैं, यानी लोअर लिमिट को अपर और अपर लिमिट को लोअर लेकर आएंगे, तो ये माइनस साइन हट जाएगा, यानी इसी को हम दोबारा से क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन होकर क्या आ गया, E इज इक्वल टू
gm/L, और लिमिट्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें, यानी लोअर को अपर, अपर को लोअर, तो ये माइनस साइन हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है ना, r प्लस L/r। अब वैल्यूज रख के इसे सॉल्व करते हैं, तो gm/L, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यूज रखते हैं, तो कितना होगा 1/r माइनस 1/r प्लस L, तो ये कितना आ गया देखिए gm/L, और ये हो जाएगा r प्लस L माइनस r, तो r से r कैंसिल, तो क्या बचा L, यानी ये बचा आपका L/r इंटू r प्लस L, तो L से L कैंसिल हो गया, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया देख लें कि E इज इक्वल टू gm/r इंटू r प्लस L। ये रहा हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन, किसके कारण, किसी यूनिफॉर्म रॉड जिसका लेंथ L, मास m और यहां से r दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। अगर ये याद रहे तो अच्छा है, वेल एंड गुड, ठीक है। आप इसे कॉपी करें। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस पर आते हैं, और ये क्वेश्चंस बिल्कुल वेक्टर टाइप्स के हैं। तो अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट या फिर अभी पीछे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर वो सारी बातें समझ में आती हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत टफ नहीं है। ध्यान से देखें। जैसे सिंपल आपसे कहा जाए कि आपके पास ये एक स्क्वायर, आपके पास ये एक स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, ये ऐसे क्लियर। मान लिया ये 1 kg, ये 2 kg, ये 3 kg और ये 4 kg मास ऐसे कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, ठीक है ना, ये ऐसे रखे हुए हैं। हमने कहा कि ये है एक स्क्वायर ऑफ साइड, मान लिया √2 मीटर। ये एक स्क्वायर है जिसका साइड क्या है, √2 मीटर। आपसे क्वेश्चन कहा गया कि फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट P। आपसे क्या कहा गया कि फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट P, यानी आपको यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड पता करना है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन की बात करेंगे। बेटर होगा कि आप सब एक बार स्क्रीन को पॉज करें और इसे ट्राई करने की कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल है। चलिए, तो चलिए मान लिया हमने कि आपने एक बार ट्राई कर लिया, अब हम इसे डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालें, तो क्या पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड किसी एक मास के कारण होगा क्या? नहीं। मास 1, 2, 3, 4, मान लिया हमने इसे M1 कहा, इसे हमने M2 कहा, इसे हमने M3 और इसे हमने कहा M4। तो इन चारों मासेस के कारण जो नेट फील्ड होगा यहां पे, वही हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए, मास 1 के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड देखिए ऐसे इधर होगा, तो मान लिया इसे हमने कितना कह दिया, E1। कितना कहा, E1। मास 2 के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इधर है, तो मान लिया इसे हमने कितना कहा, E2। मास 3 के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इधर है, तो हमने इसे क्या कहा, E3।
और मास 4 के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इधर, यानी इसे हमने क्या कहा, E4। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? E1, E2, E3, E4। ठीक, तो चलिए देखें। अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर फिगर बनाएं, तो बेसिकली ये इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन। एक पॉइंट यहां पर है E1, यहां पर है आपका E2, यहां है E1 और यहां है ये E4 है और ये है आपका E3। ठीक है, तो ये चूंकि चारों वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए। तो चलिए पहले E1, E2, E3, E4 पता करते हैं, देखिए क्या आएगा। तो लिखते हैं E1 कितना आएगा, E1 इज इक्वल टू, तो पॉइंट मास मान के अगर हम चलें तो पॉइंट मास के कारण कितना फील्ड होता है, Gm/r²। तो m पता है, r पता करना है। तो जरा देखिए ये साइड कितना है, √2, तो √2, तो ये पूरा डायगोनल की लेंथ कितनी आएगी, जरा देखिए, पूरे डायगोनल की लेंथ 2 आएगी। कैसे, ये हाइपोटेनस है, ये मान लिया बेस, ये परपेंडिकुलर, तो √ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2, तो ये तो हाफ हो गया ना, यानी कितना हो गया, 1। तो अगर हम इसके कारण यहां पर फील्ड लिखें तो कितना लिखेंगे, Gm/1 का स्क्वायर। समझ में आया कैसे लिख दिया? देखिए मास 1 kg और ये डिस्टेंस कितना, 1, तो Gm/1 स्क्वायर। ऐसे ही अगर E2 पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, m नहीं, बेसिक वैल्यूज लिखनी है हमें, तो 2, तो G × 2 अपॉन, और ये डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। अगर अब बात समझ में आ गई तो हम डायरेक्टली E3 लिख सकते हैं, G × 3/1 का स्क्वायर, और E4 लिख सकते हैं हम G × 4/1 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए ये सब चाहे E4 E2 हो या E3 E1 हो, ये अलोंग द सेम लाइन एक्ट कर रहे हैं। कैसे एक्ट कर रहे हैं, अलोंग द सेम लाइन। तो देखिए E4 की वैल्यू कितनी है, 4G। E4 की वैल्यू कितनी है, 4G, क्योंकि 1 स्क्वायर है, 1 हो जाएगा। E2 की वैल्यू देखिए कितनी है, 2G। E2 की वैल्यू कितनी है, 2G। E1 की वैल्यू कितनी है, G, और E3 की वैल्यू कितनी है, तो देखिए 3G। क्लियर है? तो अब अगर इस पॉइंट P पर हम बात करें, यहां पर बनाते हैं पॉइंट P। तो चलिए देखिए, इधर फील्ड है 4G, इधर फील्ड है 2G। तो खुद से सोचिए रिजल्टेंट फील्ड किधर की तरफ, इधर की तरफ। कितना, 4G - 2G यानी 2G, यानी कि इधर की तरफ फील्ड कितना आ गया, 2G। ये हो गया फील्ड। क्लियर है? ऐसे ही देखिए इधर फील्ड कितना है, 3G, इधर फील्ड कितना है, G। तो आप खुद से सोचें, इधर 3G, इधर G, तो नेट फील्ड इधर आएगा, और कितना, 2G, यानी नेट फील्ड इधर आ गया, कितना आ गया, 2G, और ये एंगल कितना, 90 डिग्री। तब खुद से सोचिए कि जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो किधर और कितना आएगा। तो रिजल्टेंट फील्ड, क्योंकि दोनों बराबर हैं और 90 डिग्री, तो क्या ठीक इनके बीच में आएगा ऐसे, ये आ गया E नेट। कितना आ गया, E नेट आ गया। तो E नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E नेट इज इक्वल टू √2G का होल स्क्वायर प्लस 2G का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, देखिए 4G स्क्वायर प्लस 4G स्क्वायर कितना, 8G स्क्वायर। तो G स्क्वायर बाहर आएगा, G और 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2, यानी कितना आ गया, 2√2G। कितना आ गया ये, 2√2G, यानी कि रिजल्टेंट फील्ड इधर आया और इसकी वैल्यू कितनी आई, 2√2G। यानी फाइनली अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो यहां पे फिगर में, तो जो नेट फील्ड है वो इधर की तरफ है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और कितना है, 2√2G। क्या ये बात क्लियर है?
अगर आपने ये क्वेश्चन समझा तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमने ग्रेविटेशन का कोई खास कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। ग्रेविटेशन का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था ग्रेविटेशनल फील्ड का, Gm/r²। अदरवाइज पूरा का पूरा ये क्वेश्चन बेस्ड था किस पर? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड था आपके वेक्टर के कॉन्सेप्ट पर। क्लियर है? खैर, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ये एक नॉर्मल मेथड है कि हमने सीक्वेंस वाइज 1 बाय 1 सॉल्व किया। ये क्वेश्चन कराने के पीछे एक खास रीजन था कि इस क्वेश्चन को हम बिना इतना सारा कैलकुलेशन किए भी 2-4 स्टेप्स में इजीली सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखते हैं। आप इसे नोट कर लें सो दैट कि हम रब करके स्पेस बना सकें यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्क्रीन पॉज करें और नोट कर लें आप। क्लियर है? देखिए, सेम क्वेश्चन हम दोबारा से रिपीट करेंगे बट कुछ डिफरेंट मेथड के साथ। चलिए देखते हैं। आइए देखें, ये फिगर भी हम दोबारा ही बना देते हैं। डेटा बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलिए देखें, ये था हमारा स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर। यहां पर था 1 kg, यहां था 2 kg, 3 kg और यहां था 4 kg। और साइड कितना था हमारा? तो हमारा जो साइड था वो था √2 मीटर। ठीक है, और हमें ये कहा गया था, याद रखें कि हम कोई नया क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से। इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताना था। ठीक, देखिए इसे हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। आप एक स्क्वायर कंसिडर करें दोबारा से, ऐसे। अब देखिए ये 1 है, ये 3 है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सोचिए इस पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 1 के कारण होगा या 3 के कारण? 3 के कारण। और वो किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। तो 1 वाले का 3 से कुछ तो कैंसिल होकर के, यानी इधर कितना बच जाएगा? हम मान लेते हैं कि कितना मास बचा है? 2 kg। क्लियर हुआ कैसे? देखिए ये 3 kg, ये 1 kg, तो कैंसिल करके क्या यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 2 kg मास रखा हुआ है? बिल्कुल। ऐसे ये 4 kg, ये 2 kg, तो अगर आप देखें तो दोनों कैंसिल करके हम यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्या मान सकते हैं? 2 kg रखा हुआ। अब बताइए इस पॉइंट P पर अगर हमें फील्ड पता करना हो तो देखिए 2 kg के कारण एक फील्ड इधर मान लीजिए और 2 kg के कारण एक फील्ड इधर मान लीजिए। अब ड्यू टू सिमेट्री आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी E और ये भी E बराबर 2 kg 2 kg बराबर। तो जो रिजल्टेंट आएगा, देखिए ये एंगल कितना है? 90। तो 90 है और इक्वल है, तो इतनी बात समझ में आती है कि रिजल्टेंट इधर ठीक बीच में आएगा, यानी E नेट। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √E² प्लस E²। तो कितना हो जाएगा ये? 2E²। ये कितना हो जाएगा? देखिए 2E², √2E², यानी कि E√2। कितना हो गया ये? E√2। सॉल्व ऑलमोस्ट। कैसे? कि भाई अगर हम E की वैल्यू यहां रख दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और E क्या चीज है? इन दोनों में से किसी एक के कारण यहां पर फील्ड। तो चलिए बताइए E की वैल्यू कितनी है? तो E की वैल्यू कितनी है? तो ये रहा मास और ये डिस्टेंस, अभी अभी हमने देखा था, कितना आया था? 1। अब मीटर मान लीजिए, 1 मीटर। तो बताइए इसके कारण यहां पर फील्ड कितना है? तो G × 2/1 का स्क्वायर, यानी कि 2G। तो बस E की जगह 2G रख दें तो E नेट बराबर कितना आ गया? E नेट इज इक्वल टू 2√2G आंसर। और देखिए ये बिल्कुल वही आंसर है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये था एक बेसिक डिस्कशन हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड पर। ठीक है, अब बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आप यहां तक इसे कॉपी करके रिवाइज करें। ठीक है, थैंक यू।